और पिछले दिन हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इफ अ वर्क कैन बी डन इन m ways and after doing it by only one way, some other work can be done in n ways, then the two works simultaneously can be done in m into n ways। और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन किया था। एक्सरसाइज 7.1 आप लोगों को बनाने के लिए कहा था। एक्सरसाइज 7.1 में बोलिए, किसी कोई डाउट है? यस सर। हाँ बोलिए सर, इसमें ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे फ्लैग और हमें सिग्नल बनाना है, तो क्या उसमें फ्लैग के कलर्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता? क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं था, पर आंसर उसी हिसाब से था कि रिपीट ना हुआ हो। क्वेश्चन को ठीक से समझिए। क्वेश्चन में फ्लैग्स गिवन है, आपके हाथ में हमने 5 फ्लैग दे दिया और कहा कि इन 5 फ्लैग्स को तुम एक लाइन में लगा दो। तो आपके पास 5 होल्स हैं जहां पर आप फ्लैग को लगाएंगे। तो एक फ्लैग आप किसी एक होल में लगा दिए, तो वो फ्लैग तो वहां यूज हो गया। अब आपके हाथ में बचा क्या? 4 बचा। फिर कोई दूसरा फ्लैग आप दूसरे होल में डाल दिए, अब 2 फ्लैग तो यूज हो गया। वो नंबर थोड़े है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को आप कहीं यूज कर लिए, तो अब उस ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह कैसे लगाइएगा? ये क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है। यस, गिवन 5 फ्लैग्स, आपको 5 फ्लैग दे दिया गया ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if each signal requires the use of 2 flags? अब देखिए, आपके पास ग्रीन कलर का एक फ्लैग, रेड कलर का एक, ब्लू कलर का एक, व्हाइट कलर का एक, ऑरेंज कलर का एक, ये 5 फ्लैग आपको दिए हुए हैं। ऑलरेडी ये फ्लैग आपको दिया हुआ है, ये 5 फ्लैग है और आप डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बनाना चाह रहे हैं। तो फ्लैग को हम ऊपर नीचे ऐसे लगा सकते हैं, या फ्लैग को ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक फ्लैग और इसके बगल में दूसरा फ्लैग। अब ग्रीन कलर का फ्लैग यहाँ आपने यूज कर लिया, तो ये फ्लैग तो यहाँ यूज हो गया। अब ये फ्लैग बचा कहाँ? अब सिर्फ 4 फ्लैग बचा। इन चारों में से किसी एक को आप यहाँ लिए, या इस फॉर्म में ले रहे हैं, तो किसी फ्लैग का रिपीट होने का कोई चांस नहीं है। हम इस प्लेस को या इस प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हैं? आउट ऑफ दिस 5 एनी फ्लैग को यहाँ यूज किया जा सकता है। दिस कैन बी डन इन 5 ways। अब एक फ्लैग यहाँ यूज हो गया, अब सिर्फ 4 ही फ्लैग आपको बचा। इन चारों में से किसी को भी यहाँ ले सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 4 ways। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल विल बी 20। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछते हैं, यू हैव 5 flags of different color. How many signals can be generated by using these flags? अब देखिए,
आपके पास 5 फ्लैग्स हैं और आप से सिंपली पूछ रहा है हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय यूजिंग दीज फ्लैग्स। एट अ टाइम कितने फ्लैग्स को यूज करना है ये कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि हमारे चॉइस पर है। हम 1 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 2 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, 3 फ्लैग भी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, 4 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं और एट अ टाइम 5 फ्लैग्स भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स using 1 flag at a time। अब एक फ्लैग आप यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपके पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, कोई भी एक फ्लैग ले सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 5 वेज। Number of signals using 2 flags at a time। अब 2 फ्लैग एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, 5 ही फ्लैग आपके पास। इस प्लेस को आप 5 वेज में रख दिए। 5 फ्लैग में से किसी भी एक फ्लैग को यहाँ ले सकते हैं। दिस वर्क कैन बी डन इन 5 वेज। अब एक फ्लैग यहाँ यूज हो गया, अब आपके पास बचा कितना? सिर्फ 4 फ्लैग बचे। उन 4 में से किसी को भी यहाँ हम फिल कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन 4 वेज। हमने बताया है कि चूंकि प्रोडक्ट होता है, हम पहले किसको फिल कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसको कीजिए, बाद में इसको कीजिए, एक ही बात है। 5 into 4, 5 into 4। So number of signals using 2 flags at a time, 5 into 4, 20। Number of signals using 3 flags at a time। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको 5 तरह से, इसको 4 तरह से, इसको 3 तरह से। तो 5 into 4 into 3, 60। Number of signals using 4 flags at a time, तो इसको 2 तरह से कितना हो जाएगा? 120। एंड नंबर ऑफ signals using all the 5 flags at a time, एक और यहाँ बढ़ गया। अब 4 फ्लैग तो यूज हो चुका है, एक ही बचा। सो व्हाट विल बी दिस? ये भी 120। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ signals that can be generated by using all the 5 flags कितना हो जाएगा? इन सभी का सम 120, 120, 240, 300, 325। तो क्वेश्चन को ठीक से समझना है। जब ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है तो वहां पर रिपीटिशन की कोई बात नहीं है। आपको आपके हाथ में 4 सिक्का दे दिया गया, एक 10 रुपये का, एक 5 रुपये का, एक 2 रुपये का, एक 1 रुपये का। अब उन सिक्के को आप अरेंज कर रहे हैं, कितने ढंग से आप परमुटेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो एक 4 सिक्का है, 4 प्लेसेस पर आएंगे। अब यहाँ 10 वाला सिक्का आप रख दिए, तो जब सिक्का 10 वाला यहाँ रख दिए तो अब इसको कहीं रिपीट करने का चांस है? कोई चांस नहीं। अब आपके पास 3 ही सिक्का बचा। उन 3 सिक्का में से किसी को भी आप फिल कीजिए। मान लीजिए इसको फिल किए, तो यहाँ पर आपने मान लो 5 रुपये वाला सिक्का रख दिया, तो 2 सिक्का तो यूज हो गया। अब 2 सिक्का बचा, 2 रुपया वाला, 1 रुपया वाला, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। तो जब ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं
वहां पर रिपीटिशन की कोई बात नहीं आएगी। और किसी कोई डाउट है तो बोलो। और मेरा सजेशन है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कोई एक और साइड बुक से, पहले एनसीईआरटी बुक से कीजिए सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड ऑल क्वेश्चन, और उसके बाद कोई एक साइड बुक से और कीजिए, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। और इस पर कमांड के लिए जरूरी है कि आप नंबर क्वेश्चन ज्यादा बनाएं। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, सफिशिएंट नहीं है। चलिए, सिंबल कुछ पार्टिकुलर तरह का सिंबल्स हम यूज करेंगे। उसमें पहला सिंबल है फैक्टोरियल, बहुत यूज होता है। लेट n be any natural number। We write factorial n और n फैक्टोरियल। खूब अच्छे तरह से इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि ये नोटेशन बहुत डेंजरस है, इसलिए ये सूटेबल है प्रिंटिंग के लिए। प्रैक्टिस में राइटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग में तो ये प्रिंट हो जाता है, ऊपर थोड़ा मोटा होता है, नीचे थोड़ा पतला होता है, ये डॉट भी दिखता है। राइटिंग में आप यदि इसको यूज करते हैं तो आपने लिखा 11 फैक्टोरियल और बाद में आप इसको 11 फैक्टोरियल नहीं पढ़कर खुद 111 पढ़ते हैं। वही यदि हम फैक्टोरियल 11 ऐसा लिखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, यदि हम इस नोटेशन को यूज करते हैं तो ब्रैकेट्स का यूज बहुत बढ़ जाता है, इस नोटेशन में ब्रैकेट का यूज कम जाता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं राइटिंग पर्पज से, इसको यूज नहीं करते। लेकिन समझेंगे कि दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे हम लोग समेशन डिफाइन किए हैं, समेशन एक्स आई वेरीज 1 to 3, तो तुरंत समझ जाते हैं इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3। यदि हम लिखते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, तो तुरंत समझ जाते हैं इट इज 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट कहां तक, 10 तक। सिमिलरली फैक्टोरियल नोटेशन डिफाइन किया गया है। फैक्टोरियल n का मतलब है n इज अ नेचुरल नंबर, n into n minus 1 into n minus 2 एंड सो ऑन, एक एक से घटते जाएगा।
कहाँ तक? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। जैसे कहीं हम लिखते हैं फैक्टोरियल 10, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड सो ऑन 1 तक। यदि हम कहीं लिखते हैं फैक्टोरियल 79, तो 79 इंटू 78 इंटू 77 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट हैज बीन डिफाइंड। इस तरह के एक्सप्रेशन बार बार लिखना पड़ता हो तो वहां पर शॉर्ट में लिखने के लिए ये यूज करने लगे। तो जिस तरह से समेशन आप समझते हैं, उसी तरह से नेचुरल नंबर्स के लिए प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। अब आप लोग ये हमें बताएंगे फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट कीजिए, फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट कीजिए और उसका सम निकालिए और ये निकालिए। 1 मिनट का समय दिए, फिर हम बाय नेम पूछेंगे ये आपस में इक्वल है या नहीं। फास्ट बताइए। सर नॉट इक्वल है। नो सर। हाँ, ये इक्वल नहीं होंगे। तो इस पर पूरा एक एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पर है, वो आप लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख रहे हैं। ये बहुत यूजफुल है। जरा देखो तो यहाँ यदि इस 10 को हम रोक दें तो 9 इंटू 8 इंटू सो ऑन 1, इसके लिए सिंबल क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9। अब हम 10 और 9 दोनों को रोक दिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू दिस, क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। तो यह कंसेप्ट काफी यूज होगा। फैक्टोरियल n को हम चाहें तो लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। क्यों? फैक्टोरियल n का मतलब है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, एक से डिक्रीज होते हुए कहाँ तक? 1 तक। तो यदि हम पहला फैक्टर को रोक लिए तो क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 2 1। तो उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 1। हम 2 को रोक लें, जैसे हम 2 को रोके वैसे यहाँ 2 को रोक लें, तो हम इसी को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। हम 3 को रोक लें तो फैक्टोरियल n कैन ऑल्सो बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3। और इस तरह हम जितना भी चाहें इसको ब्रेक कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी यूज होगा। किसी को डाउट इसमें? दूसरा प्रॉपर्टी, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होगा। इट इज डिफाइंड, इट हैज बीन डिफाइंड
अपने जरूरत के मुताबिक डिफाइन किया गया, क्योंकि फैक्टोरियल n के लिए हमने लिखा कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर तो ऐसा होगा। लेकिन प्रैक्टिस में हमको बहुत बार फैक्टोरियल 0 मिलता है, और कुछ थ्योरम्स थे जिसको प्रूफ करने में, वो भी पढ़ना नहीं हम लोगों को, बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है तो नहीं है पढ़ना, तो वहां हम दिखलाते हैं। और भी कई ऐसे केसेस मिले जहां पर फैक्टोरियल 0 आ जाता था। अब फैक्टोरियल 0 आ गया तो उसका वैल्यू कुछ, जब तक हम नहीं लेंगे तो थ्योरम में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो लोगों ने देखा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लेने पर वो थ्योरम करेक्ट होता है, सही हो जाता है। और कोई एक जगह नहीं, कई जगह फैक्टोरियल 0 आया और वहां पर लोगों ने फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 लिया तो वो थ्योरम प्रूफ हो गई। तो लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया कि वी डिफाइन फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1, क्योंकि ये सभी जगह वैलिड है। तो ये दो चीज फ्रीक्वेंट यूज होंगे, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल m प्लस n is not equal to factorial m प्लस फैक्टोरियल n। अब प्लस ही के लिए नहीं, यदि इसके जगह पर माइनस लें तब भी नहीं होगा, इसके जगह पर इंटू लें, डिवीजन लें, तो इन चारों बेसिक ऑपरेशंस के लिए किसी के लिए भी ये ट्रू नहीं। फैक्टोरियल m माइनस n इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल m माइनस फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल m इंटू n इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। और डिवीजन के लिए भी, मतलब ऑल द बेसिक 4 अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज प्लस माइनस इंटू डिवीजन, किसी के लिए भी ये वैलिड नहीं है। तो इन कंसेप्ट पर पूरा एक एक्सरसाइज है आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो आप लोग करेंगे, बहुत ही चीज है। और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट डे हमसे आप डिस्कस कर लीजिए। एक नेक्स्ट वेरी यूजफुल सिंबल है NPR। N is left upper suffix and R is right lower suffix, और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सेम सिंबल है ऐसा भी PNR। दोनों का मीनिंग एक ही है, NPR बोले या PNR बोले। पढ़ते हैं इसको, NPR और PNR, इसका मतलब है permutation of n distinct things, permutation of n distinct things taking R at a time। permutation इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। NPR और PNR का मतलब है परमुटेशन ऑफ n distinct things, objects taking R at a time। हम बाद में आपको बताएंगे हाउ टू
understand that problem is of permutation और combination, ये बाद में हम इसका ट्रिक बताएंगे। अभी हम सिर्फ परमुटेशन वर्ड पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। परमुटेशन का डिक्शनरी मीनिंग है अरेंजमेंट। दोनों वर्ड आप समझते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आप किसी दुकान में गए, वहां 20 तरह की मिठाइयां हैं, आप कोई 2 तरह का मिठाई लेना चाहते हैं, तो 20 तरह का मिठाई है, उसमें से कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन है। सिलेक्शन में ऑर्डर नहीं होता है। हमने रसगुल्ला सेलेक्ट किया और पेड़ा सेलेक्ट किया, इसी बात को हम बोल रहे हैं, हमने पेड़ा सिलेक्ट किया और रसगुल्ला सिलेक्ट किया, दोनों एक ही बात। क्या क्या खाया जी? सर रसगुल्ला और पेड़ा खाया। सर पेड़ा और रसगुल्ला खाया, एक ही बात। ये सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है। हमने कहा तुम लोग 3 स्टूडेंट है, चलो जी एक लाइन में खड़े हो जाओ, फोटो खींचेंगे। तो यहां पर ऑर्डर है कि लेफ्ट साइड में कौन खड़ा हुआ, राइट साइड में कौन खड़ा हुआ, बीच में कौन खड़ा हुआ। ये एक ऑर्डर का केस है, सिलेक्शन का केस नहीं है, कॉम्बिनेशन का केस नहीं है, ये परमुटेशन का केस है, अरेंजमेंट का केस है। तो परमुटेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है अरेंजमेंट, जहां ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज करने से मीनिंग बदल रहा है। जैसे पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, ये 3 नंबर हैं, डिजिट हैं 1 2 3, और मान लो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहाँ पर ऑर्डर है। हम 1 यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ लेते हैं, 3 यहाँ लेते हैं। किसी 2 का ऑर्डर चेंज कर दो, 2 हम यहाँ लिए, 1 यहाँ लिए, 3 यहाँ लिए, तो बात बदल गई। ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ऑर्डर चेंज करने से, किसी भी 2 एलिमेंट का, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करने से वैल्यू बदल जाए, मीनिंग बदल जाए, तो इसका मतलब है कि दिस इज द केस ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज द केस ऑफ परमुटेशन। तो NPR इसी तरह का केस को बतलाता है, जहां पर अरेंजमेंट है। परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग R एट अ टाइम का यह नंबर बतलाता है। NPR और PNR रिप्रेजेंट्स number of permutation of n distinct things taking R at a time. मान लीजिए हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, A B C D E। हमारे पास इस तरह का क्यूब है, जिसके ईच साइड, एक क्यूब में A लिखा है, दूसरे में B लिखा है, तीसरे में C D E। ऐसे ऐसे 5 ऑब्जेक्ट हैं, और किसी भी 3 को अरेंज करना, परमुटेट करना है। तो हम पहले ए वाले बॉक्स को रखे, उसके बगल में बी वाले को रखे, उसके बगल में सी वाले को रखे। लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, किसी भी 3 को लेकर अरेंज करना है, परमुटेट करना है। अब इसी को हमने
एक जगह ई ले लिया, तो दूसरा परमुटेशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया ABC। अब ये चीज और ये चीज बदल गया, इसका कुछ और मीनिंग है, इसका कुछ और मीनिंग है, इसी में हम ऑर्डर चेंज कर दिए। हम यहाँ B ले लिए, यहाँ A ले लिए और C, या यहाँ C ले लीजिए, यहाँ A। तो यदि ऑर्डर बदलने से मीनिंग बदल जाए, वैल्यू बदल जाए, दिस इज द केस ऑफ अरेंजमेंट, परमुटेशन। और NPR का मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग R एट अ टाइम। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी 3 को लेकर अरेंज करना है, कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं, तो सिंबॉलिकली इसको डिनोट करेंगे 5p3। तो तुरंत हम समझ जाएंगे कि देयर आर 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जिसमें से किसी भी 3 को लेकर के हमको परमुटेट करना, अरेंज करना है, तो कितने तरह से कर सकते हैं। तो इसका कुछ वैल्यू होगा जो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मान लो 5p3 आया 10, तो इसका मतलब है यदि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हम डिफरेंट वेज में अरेंज करें, तो ऐसे 10 अरेंजमेंट बनेंगे। मान लो 5p3 का वैल्यू आया 15, तो इसका मतलब है कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 3 किसी को भी लेकर के यदि हम डिफरेंट वेज में अरेंज करें, तो 15 तरह से डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो NPR का मतलब यही है, ये सिंबल में, ये सिंबल में, अधिकतर ये चलता है, लेकिन ये भी इक्वली वैलिड है और ये भी यूज होता है। NPR अरेंजमेंट और परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग R एट अ टाइम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके लिए रिजल्ट डिराइव करेंगे।